नमस्कार। थर्ड सेमेस्टर वालों की थर्ड यूनिट में जो कुछ टर्म्स बचे हैं वो उसमें नेमेसिस है, पेरिफ्रेसिस है, पोर्टमैंटो है। तो इनको आज की वीडियो में देखते हैं। कुछ तो वीडियो मैंने बहुत डिटेल्ड बनाए थे, 10-12 वीडियो आपके अपलोड हो चुके हैं, लिटरेरी टर्म्स ऑफ ड्रामा, एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा टोटल मिलाकर। तो आज देखते हैं, ये इस यूनिट को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। नेमेसिस जैसा आप जानते हैं कि एक भाग्य होता है, भाग्य की देवी होती है। आपने जो किया है, जैसा किया है उसका फल आपको भोगना पड़ता है कभी ना कभी। कभी आप करके खुश हो जाते हैं, बुरे काम कर लेते हैं और बड़े खुश हो जाते हैं, हमें किसी ने नहीं देखा, लेकिन भाग्य है, ईश्वर है, वो आपको देखता है। तो हर धर्म में, हर सिविलाइजेशन में, हर सभ्यता में, हर कल्चर में एक भाग्य की देवी या देवता होता है जो आपके कर्मों का लेखा जोखा रखता है, एक रजिस्टर मेंटेन करता है और वक्त आने पर आपको अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो इसको नेमेसिस कहा जाता है, यानी एक डिवाइन रिट्रीब्यूशन है। आपने जो किया उसका बदला आपको दिया जाएगा। अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा ऑब्वियसली, बुरा किया है तो बुरा मिलेगा। हालांकि हमको ज़्यादातर देखने को ये मिलता है कि भाई कुछ लोग बड़े क्राइम्स करके, बड़े बड़े क्राइम्स करके विदेशों में जाके मज़े ले रहे हैं। कोई दुबई भाग गया, कोई इंग्लैंड भाग गया। हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग हज़ारों करोड़ के रुपए लेके भाग गए और हमारी पुलिस भी वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, सीबीआई भी नहीं पहुँच पा रही, कोई नहीं पहुँच पा रहा, इंटरपोल कुछ कर ही नहीं रही है। तो वो अलग बात है। लेकिन लिटरेचर में ऐसा नहीं होता है। लिटरेचर में पोइटिक जस्टिस होता है। पोइटिक जस्टिस मतलब कि ऐसा न्याय जहाँ बुरे के साथ बुरा और अच्छे के साथ अच्छा होता है। तो ये नेमेसिस वही भाग्य की देवी है, वही भाग्य है, आपके कर्मों का फल है। आपके कर्मों का नहीं, जो ड्रामा के कैरेक्टर्स हैं उनके कर्मों का फल है, जो उनको मिलकर ही रहता है। चलिए देखते हैं ऑरिजिन ऑफ द टर्म। ये टर्म निकला कहाँ से है, इसका जन्म कहाँ से हुआ। द वर्ड नेमेसिस इज नेम्ड आफ्टर द ग्रीक गॉडेस ऑफ डिवाइन रिट्रीब्यूशन एंड रिवेंज। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया, ज़्यादातर जो उधारी है अंग्रेज़ों पर और अंग्रेज़ी भाषा पर, वो यूनानी भाषा की और फ्रेंच भाषा की है। तो ये भी देखिए उधार लिया कहाँ से, ग्रीक लैंग्वेज से और ग्रीक माइथोलॉजी से। तो ग्रीक गॉडेस है, जो नेमेसिस शब्द है वो बना है यूनान की देवी है, जो कि डिवाइन रिट्रीब्यूशन, डिवाइन माने दैवीय होता है, और रिट्रीब्यूशन वही बदला, आपको कर्मों का फल, एंड रिवेंज वही बदला, यानी जैसा आपने किया बदले में अब आपको वैसा ही मिलेगा। तो ये एक देवी का काम है। इन ग्रीक माइथोलॉजी, यूनानी पौराणिक कथाओं में, नेमेसिस वॉज द गॉडेस ऑफ रिसेंटमेंट एंड द एजेंट ऑफ जस्टिस। तो नेमेसिस एक देवी थी, गुस्से की देवी है और न्याय की देवी है। न्याय की एजेंट है वो, उसी के पास इसका चार्ज है कि भाई तुम्हें देखना है जो जैसा कर रहा है। हु पनिश द इंडिविजुअल्स, और ये अक्सर पनिशमेंट ज़रूर देती थी। मतलब आपने कुछ अच्छा किया, उसका इनाम आपको दे ना दे, लेकिन कुछ बुरा किया तो उसका पनिशमेंट ज़रूर आपको मिलेगा। ये आप ध्यान में रखिए। हु पनिश फॉर देयर ईविल डीड्स, यानी बुरे कामों के लिए पनिशमेंट देती थी। अनडिजर्व्ड गुड फॉर्च्यून एंड ह्यूब्रस। अनडिजर्व्ड गुड फॉर्च्यून यानी आप डिज़र्व नहीं करते और आपने कुछ अच्छा फॉर्च्यून पा लिया, मतलब कि किसी, जैसे यूजॉर्पर्स होते हैं, कब्ज़ा कर लेते हैं दूसरों की चीज़ पर, दूसरों के गद्दी पर कब्ज़ा कर लेते हैं, जैसे कि मैकबेथ ने किया था, डंकन की गद्दी पर कब्ज़ा कर लिया, जबकि डंकन के बेटे का वो गद्दी थी। तो ये क्या है, अनडिजर्व्ड गुड फॉर्च्यून है, आपने ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर लिया। और ह्यूब्रस, ह्यूब्रस भी वही है, पहले इस पर वीडियो में बना चुकी हूँ, यानी एरोगेंस बिफोर गॉड्स। एरोगेंस घमंड होता है, अहम होता है, और बिफोर गॉड्स माने देवताओं के सामने, जब आप देवताओं से, भगवान से बिल्कुल नहीं डरते और अपनी मनमानी करते हैं, तो वो ह्यूब्रस होता है। एंड ब्रॉट देयर डाउनफॉल, और ये देवी क्या करती थी, उनका डाउनफॉल मीन्स उनका पतन करती थी, उन्हें उनके स्थान से गिराती थी। फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी। प्रॉस्पेरिटी खुशनसीबी होती है, अच्छे दिन होते हैं, और एडवर्सिटी बुरे दिन होते हैं, दुर्दिन होते हैं। तो समृद्धि से, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि बोलते हैं हिंदी में, और एडवर्सिटी दुर्दशा कह सकते हैं आप। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, नेमेसिस वॉज द सिंबल ऑफ इक्विलिब्रियम। नेमेसिस एक सिंबल थी, यानी प्रतीक थी, ऑफ इक्विलिब्रियम माने संतुलन की, एंड वॉज एसोसिएटेड विद, और ये जुड़ी हुई थी, द न्यूट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। न्यूट्रल मीन्स तटस्थ,
तटस्थ मतलब जिसमें पार्शियलिटी नहीं होती है ना, बायस्ड नहीं होता, अनबायस्ड आप कह सकते हैं न्यूट्रल को। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटवारा ऑफ फॉर्च्यून, भाग्य का। एज अ लिटरेरी डिवाइस, एक लिटरेरी साहित्यिक तकनीक के तौर पर नेमेसिस रेफर्स टू अ सिचुएशन। नेमेसिस बताती है एक सिचुएशन, यानी एक ऐसी स्थिति ऑफ पोइटिक जस्टिस, यानी जो मैंने अभी आपको बताया था पोइटिक जस्टिस की, वेयर द गुड कैरेक्टर्स आर रिवार्डेड, जहाँ पर अच्छे पात्रों को इनाम दिया जाता है फॉर देयर गुड डीड्स, उनके अच्छे कार्यों का, एंड ईविल कैरेक्टर्स आर पनिश्ड, और बुरे पात्रों को दंड दिया जाता है फॉर देयर ईविल डीड्स, उनके बुरे कार्यों के लिए। दस इस प्रकार नेमेसिस एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ पनिशमेंट, नेमेसिस कार्य करती है एक सोर्स माने स्रोत के तौर पर, एजेंट के तौर पर, ऑफ पनिशमेंट फॉर विकेड कैरेक्टर्स, यानी दुष्ट जो पात्र हैं उनको दंड देना, एंड सॉट पोइटिक जस्टिस, और सॉट माने वो कोशिश करती थी पोइटिक जस्टिस, यानी जो न्याय है, यानी जो होना चाहिए न्याय। पोइटिक जस्टिस क्या है, जो न्याय होना चाहिए, बुरे के साथ हमेशा बुरा होना चाहिए और अच्छे के साथ अच्छा होना चाहिए, भले ही रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन ये पोइटिक जस्टिस है, मीन्स आप कह सकते हैं आइडियल जस्टिस, आदर्श न्याय। तो ये दिखाया जाता है नेमेसिस के थ्रू। ट्रीटमेंट ऑफ नेमेसिस इन लिटरेचर, साहित्य में नेमेसिस का वर्णन या फिर नेमेसिस का प्रयोग कह सकते हैं आप। इन लिटरेचर, साहित्य में नेमेसिस हैज़ बीन यूज, नेमेसिस का प्रयोग किया गया है कॉमनली, सामान्य तौर पर, इन टू वेज, दो तरीकों से, नेमली एज अ थीम ऑफ द स्टोरी, यानी कहानी की विषय वस्तु के रूप में। हियर नेमेसिस रेफर्स टू एन इनएस्केपेबल सिचुएशन, यहाँ नेमेसिस का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति जो इनएस्केपेबल है, जिससे बचा नहीं जा सकता, इन द लाइफ ऑफ द मेन कैरेक्टर, मुख्य पात्र की जिंदगी में। डिवाइन रिट्रीब्यूशन हैज़ बीन अ मेजर थीम, यानी दैवीय रिट्रीब्यूशन माने वही पनिशमेंट या फिर रिवॉर्ड, हैज़ बीन अ मेजर थीम, एक मुख्य विषय वस्तु रही है इन ग्रीक लिटरेचर, यूनानी साहित्य में। जैसा कि आपने इडिपस रेक्स की कहानी तो मैं कई बार आपको बता ही चुकी हूँ, तो उसके भाग्य में जो लिखा था वो होकर रहा, वो लाख बचा, भाग आया अपने परिवार को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर कि काश मैं इससे बच जाऊं। जब ओरेकल ने उससे कहा कि भाई तुम अपने बाप को मारोगे, अपनी माँ से शादी करोगे, जब ये बात उसने सुनी तो वो अपने घर गया ही नहीं लौटकर, कि कहीं गलती से मुझसे ऐसा ना हो जाए, मैं अपने घर जाऊंगा ही नहीं, अपने माँ बाप से ज़िंदगी में कभी मिलूंगा ही नहीं, तो इसकी नौबत ही ना आए। लेकिन जब वो वहाँ से भागा तो वहाँ पहुँच गया जो उसके असली माँ बाप थे, है ना, जिनके यहाँ वो पल रहा था, वो तो उसके असली माँ बाप थे ही नहीं, और ये बात उसको मालूम ही नहीं थी, और अपने घर से भागकर वो वहाँ पहुँच गया जो उसके असली माँ बाप थे, उसने अपने असली बाप को मार दिया और असली माँ से शादी कर ली। तो ये क्या था, ये उसके भाग्य में लिखा हुआ था। ओरेकल ने ये कहा था, ओरेकल ने भविष्यवाणी की थी कि तुम बाप को मार के माँ से शादी करोगे, तो इसको क्या करना चाहिए था, इसको किसी बूढ़े आदमी को नहीं मारना चाहिए था, और अपनी उम्र से ज़्यादा की महिला से शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो ये उसके पार्ट पर एक हेमर्टिया रहा, हेमर्शिया या हेमर्टिया बोलते हैं, जिसको मिसिंग द मार्क कहते हैं, यानी फेटल फ्लॉ कहते हैं। ये गलती है उस पात्र की, जो मेन कैरेक्टर है इडिपस रेक्स की, ये गलती है कि उसने ये जानकर भी कि भविष्यवाणी मेरे बारे में ये की गई है, तो उसको किसी बूढ़े आदमी को नहीं मारना चाहिए था और किसी बूढ़ी महिला से शादी भी नहीं करनी चाहिए थी। तो ये क्या है, उसके पार्ट पर गलती रही। खैर, तो ये क्या है, ग्रीक लिटरेचर, जो अभी मैंने इडिपस रेक्स की कहानी फिर से आपको ब्रीफ में बता दी, कई बार मैंने ये बताई है। तो ग्रीक लिटरेचर में अक्सर ये देखने को मिलता है कि एक पात्र के भाग्य में कुछ है, और थोड़ा सा अपने कर्मों के लिए वो खुद भी जिम्मेदार है, और इसका फल उसको भोगना पड़ता है। स्पेशली इन द वर्क्स ऑफ सोफोक्लीज, यूरिपिडीज एंड अदर ड्रामेटिस्ट, खासकर जो वर्क्स हैं यानी रचनाएं हैं ऑफ सोफोक्लीज। तो अभी जो मैंने इडिपस रेक्स की कहानी आपको बताई ना ब्रीफ में, ये सोफोक्लीज का ही लिखा हुआ है, यूरिपिडीज है एंड अदर ड्रामेटिस्ट, और दूसरे नाटककार हैं, उन्होंने इस तरीके के ड्रामास लिखे हैं। फिर है एज अ टेक्निक ऑफ कैरेक्टराइजेशन, एक तकनीक है ये कैरेक्टराइजेशन की, यानी कि चरित्र चित्रण की। एज अ टेक्निक ऑफ कैरेक्टराइजेशन, चरित्र चित्रण की एक तकनीक के तौर पर, नेमेसिस रेफर्स टू एन इनविंसिबल राइवल, नेमेसिस बताता है एक इनविंसिबल यानी अजेय, और राइवल माने प्रतिद्वंदी,
और द फोरमोस्ट एनिमी या फिर बहुत तगड़ा शत्रु ऑफ द प्रोटैगनिस्ट यानी मुख्य पात्र का, हु ओवर शेडोज जो कि एक मतलब घेर लेता है, परछाई के तौर पर छा जाता है, ऑल अदर कैरेक्टर्स इन पावर एंड इम्पोर्टेंस, सारे दूसरे पात्रों के ऊपर अपनी ताकत और महत्व के हिसाब से। मतलब कि जो नेमेसिस है वो इनविंसिबल राइवल हो सकता है ना, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको कि ना हीरो जीत सकता है, ना कोई और कैरेक्टर उस ड्रामा का जीत सकता है, ना पूरा समाज जीत सकता है। एज अ कैरेक्टर, एक पात्र के तौर पर नेमेसिस रेफर्स टू एन आउटसाइड फोर्स, यानी नेमेसिस बताता है एक बाहरी ताकत, एंड द कैरेक्टर एक और पात्र, और एन इंटरनल फोर्स या फिर एक आंतरिक ताकत, हिज प्राइड उसका खुद का घमंड, दैट बिकम्स द रीजन जो कि कारण बनता है, फॉर मिजरी कष्ट का, एंड डेथ और मौत का। नेमेसिस इज अ कैरेक्टर हु डज नॉट वॉन्ट टू डू एनी काइंड ऑफ गुड। नेमेसिस एक ऐसा पात्र है जो किसी प्रकार का अच्छा नहीं करना चाहता, फॉर द हीरो हीरो के लिए, एंड बिकम्स अ काइंड ऑफ ऑब्स्टेकल और एक प्रकार से एक बाधा बन जाता है, इन द वे ऑफ द हीरो हीरो के रास्ते में। इन मॉडर्न लिटरेरी वर्क्स वर्तमान साहित्यिक रचनाओं में नेमेसिस इज यूज्ड एज एन एजेंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, टेंशन एंड अनसर्टेनिटी। नेमेसिस को प्रयोग किया जाता है एक एजेंट के तौर पर जो कि कॉन्फ्लिक्ट यानी कि संघर्ष का एजेंट है, टेंशन यानी परेशानी देता है, मानसिक परेशानी देता है, एंड अनसर्टेनिटी और अनिश्चितता पैदा करता है हीरो के भाग्य में, हीरो के रास्ते में। मैकबेथ द प्रोटैगनिस्ट, मैकबेथ जो कि मुख्य पात्र है, इन द ट्रेजिक प्ले मैकबेथ द प्रोटैगनिस्ट फेसेस हिज नेमेसिस एज हिज ग्रीड एंड एम्बिशन। तो ये जो मैकबेथ के अंदर है, ग्रीड है यानी लालच है कि गद्दी पर बैठना है, एम्बिशन है महत्वाकांक्षा है, ओवर एम्बिशियस है वो, तो यही उसके पतन का कारण बनती हैं ये चीज़ें। देयर कैन बी नेमेसिस ऑफ माइनर कैरेक्टर्स एज वेल। ऐसा नहीं है कि केवल मुख्य पात्र का ही नेमेसिस दिखाया जाए, छोटे पात्रों का भी हो सकता है। एंड एट द सेम टाइम देयर कैन बी मोर देन वन नेमेसिस ऑफ द हीरो, यानी एक हीरो के कई सारे नेमेसिस हो सकते हैं, और अ कैरेक्टर में बी द नेमेसिस ऑफ वन और मोर देन टू कैरेक्टर्स, और एक ही कैरेक्टर किसी दूसरे एक या दो कैरेक्टर्स का नेमेसिस हो सकता है, मीन्स उनके भाग्य का डिसीजन वो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, इन शेक्सपियर्स फेमस ट्रेजेडी ओथेलो, शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक ओथेलो में, ये मैंने पूरा अपलोड किया है, आपने देखा होगा, इयागो इज द नेमेसिस ऑफ ओथेलो एंड कैशियो। तो इयागो क्या है, ओथेलो और कैशियो दोनों के भाग्य को निर्धारित कर देता है। अब ओथेलो के अंदर कमी है कि जल्दी विश्वास कर लेता है लोगों का, और तो ये क्या है, इयागो की वजह से ओथेलो का भी बुरा हाल होता है, और जो कैशियो है वो भी इसी की वजह से परेशान होता है। हालांकि वो मारा नहीं जाता, वो बच जाता है, ओथेलो तो अंत में मर ही जाता है। हेमलेट एक्ट्स एज अ नेमेसिस टू क्लॉडियस, और हेमलेट क्या है, क्लॉडियस का नेमेसिस के रूप में काम करता है, यानी क्लॉडियस ने अपने भाई को मारा और अपनी भाभी से शादी कर ली, उसकी गद्दी हथिया ली अपने भाई की, तो ये उसके सारे बुरे काम थे, और हेमलेट अंत में उसको इसके लिए मारता है, दंड देता है। हु किल्स द फादर ऑफ द फॉर्मर एंड मैरीज हिज मदर, यानी क्लॉडियस ने उसके पिता यानी हेमलेट के पिता को मारा और उनकी माँ से शादी कर ली। एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, बड़ा रोचक उदाहरण है ऑफ नेमेसिस, नेमेसिस का, कैन बी टेकन, वो लिया जा सकता है फ्रॉम जॉन मिल्टन्स फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन के एपिक पैराडाइज लॉस्ट में, वेयर सैटर्न इज द नेमेसिस ऑफ ऑल फॉलिंग एंजल्स, जहाँ सैटर्न क्या है, दूसरे सारे गिरने वाले एंजल्स हैं जो उसके साथ षड्यंत्र में शामिल थे, उनके नेमेसिस के तौर पर काम करता है। और ये पैराडाइज लॉस्ट मैंने 2 वीडियो इस पे अपलोड किए हैं, आगे भी अपलोड करूँगी। बहुत इम्पोर्टेंट एपिक है, इम्पोर्टेंट क्या, अपने तरीके का एकमात्र एपिक है इंग्लिश लिटरेचर में, ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे ये प्रेस्क्राइब्ड होता है। तो ये था नेमेसिस। अगला जो टॉपिक है आपका वो है पेरीफ्रेसिस, चलिए उसको भी देखते हैं।
और पेरीफ्रेसिस बहुत कुछ सर्कमलोक्यूशन की तरह है। सर्कमलोक्यूशन पर तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, वो आपने देखा होगा। द वर्ड पेरीफ्रेसिस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक फ्रेज पेरीफ्रेजेन, ये भी यूनानी भाषा के पेरीफ्रेजेन से आया है, इन विच पेरी इज़ अ प्रीफिक्स। पेरी क्या है? प्रीफिक्स, जो आगे जोड़ने वाले शब्द होते हैं उनको प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो पीछे से जुड़ते हैं उनको सफिक्स बोलते हैं। उपसर्ग प्रत्यय, तो ये उपसर्ग हुआ। प्रीफिक्स को हिंदी में उपसर्ग बोलते हैं और सफिक्स को हिंदी में प्रत्यय बोलते हैं। अगर मैं सही हूँ तो जिनके पास हिंदी होगी वो भी जानते होंगे। दैट इम्प्लाइज राउंड अबाउट एंड फ्रिजन मीन्स टू डिक्लेयर। तो पेरी का मतलब होता है राउंड अबाउट, माने चारों ओर घूमना, और फ्रेजन का मतलब होता है घोषित करना या कहना, यानी घूम फिर कर बात कहना पेरीफ्रेसिस है। जैसे कि सर्कमलोक्यूशन था, उसमें भी यही था कि घूम फिर कर बात की जाती थी। पेरीफ्रेसिस में भी यही है कि ज़रूरत से ज़्यादा शब्द यूज़ किए जाते हैं। बात जो कि कम शब्दों में की जा सकती थी उसको कम शब्दों में ना कह के ज़्यादा शब्दों में बताते हैं, तो वो पेरीफ्रेसिस होता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, पेरीफ्रेसिस इज अ रेटोरिकल डिवाइस। पेरीफ्रेसिस एक रेटोरिकल डिवाइस है, मतलब बोलने की तकनीक है, एम्प्लॉयड, जिसको प्रयोग किया जाता है बाय अ लिटरेरी आर्टिस्ट, एक साहित्यिक कलाकार के द्वारा, इन विच, जिसमें कि ही मेक्स यूज ऑफ, वो प्रयोग करता है, एक्सेसिव एंड लॉन्गर फ्रेजेस, ज़रूरत से ज़्यादा और लंबे शब्दों का, टू ट्रांसमिट अ मीनिंग, यानी एक अर्थ बताने के लिए, विच कुड बी कन्वेड, जिसको कहा जा सकता था, थ्रू अ फ्यू वर्ड्स, यानी थोड़े से शब्दों में। इट इज़ अ काइंड ऑफ आर्टिस्टिक चॉइस, ये एक तरीके से एक कलात्मक चुनाव है, इन विच, जिसमें कि एन ऑथर, एक लेखक, यूटिलाइजेस, प्रयोग करता है, इनडायरेक्ट वर्ड्स, मीन्स परोक्ष शब्दों का, अप्रत्यक्ष शब्दों का, एंड अ राउंड अबाउट वे, और एक घुमा फिराकर बात करने का तरीका, ऑफ एक्सप्रेशन मीन्स अभिव्यक्ति का, फॉर राइटिंग, लिखने के लिए, लेखन के लिए, अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के बारे में। इट इज़ अ काइंड ऑफ वर्बोसिटी, ये एक प्रकार का वर्बोसिटी, वही ज़रूरत से ज़्यादा शब्द प्रयोग करना है, टू क्रिएट, पैदा करने के लिए, द एस्थेटिक एलिमेंट, मीन्स सौंदर्य का एक तत्व, इस सौंदर्य का एक बोध पैदा होता है इससे। इट इज़ अ काइंड ऑफ आर्टिस्टिक ऑर्नामेंट, ये एक प्रकार का कलात्मक अलंकार है, यूज, जिसका प्रयोग किया जाता है, टू एम्बेलिश, सजाने के लिए, द लैंग्वेज, भाषा को, ऑफ पोइट्री, कविता की, बाय प्रोड्यूसिंग, पैदा करके, मैग्निफिसेंट माने शानदार, इफेक्ट माने प्रभाव, टू स्टिमुलेट द रीडर्स अटेंशन, जो पाठक है उसके अटेंशन को, उसके ध्यान को स्टिमुलेट करने के लिए, एक्साइट करने के लिए। इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस, ये एक साहित्यिक तकनीक है, दैट प्रोड्यूसेस एन एस्थेटिक सेंस इन अ वर्क ऑफ आर्ट, जो कि एक कला के रचना में एक एस्थेटिक सेंस मीन्स सौंदर्य का बोध पैदा करती है। पेरीफ्रेसिस इन लिटरेचर, लिटरेचर में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं पेरीफ्रेसिस के, जैसे कि आप ने मेरे साथ ओथेलो पढ़ा है, ओथेलो नहीं, ओथेलो में नहीं, हेमलेट में पोलोनियस बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो घुमा फिरा कर ही बात करता है। सर्कमलोक्यूशन का अगर एग्जाम्पल आपको देना है तो आप पोलोनियस से दे सकते हैं, जो कि खुद ये कहता है कि ब्रीविटी इज़ द सोल ऑफ विट, यानी खुद ये बात कहता है कि भाई अगर आप बुद्धिमान बनना चाहते हैं तो ब्रीफ में बात कीजिए, कम शब्दों में बात कीजिए, लेकिन खुद ही ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का हमेशा प्रयोग करता है। तो पेरीफ्रेसिस इन लिटरेचर, ऑफन पोइट्स मेक यूज़ ऑफ द दिस लिटरेरी डिवाइस, अक्सर कवि लोग इस साहित्यिक तकनीक का प्रयोग करते हैं। अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, एक खूबसूरत उदाहरण, ऑफ पेरीफ्रेसिस इज गिवन बिलो, पेरीफ्रेसिस का यहाँ दिया गया है। व्हेन दैट फेल अरेस्ट विदाउट ऑल बेल शेल कैरी मी अवे। इन द एबव लाइन्स, इन पंक्तियों में, शेक्सपियर टॉक्स अबाउट डेथ, शेक्सपियर मौत के बारे में बात कर रहा है। ही यूजेस अ राउंड अबाउट वे, वो उसने प्रयोग किया है एक घुमा फिरा कर बात कहने का तरीका, ऑफ एक्सप्रेशन, फॉर डेथ, मौत के लिए, व्हेन दैट फेल, तो व्हेन दैट फेल अरेस्ट, यानी जब वो मौत आएगी, मुझे गिरफ्तार करेगी, विदाउट ऑल बेल, तो वहाँ बेल नहीं मिलेगी। भाई एक बार जो गिरफ्तारी होती है, मौत आती है, गिरफ्तार कर लेती है, तो वहाँ कोई बेल नहीं मिलती, जमानत भी नहीं मिलती। शेल कैरी मी अवे, वो मुझे अपने साथ ले जाएगी, फिर कभी उस जेल से मुझे जमानत नहीं मिलेगी। ठीक है, ये हुआ आपका पेरीफ्रेसिस। पोर्टमैंटो भी देख लेते हैं।
इस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। वो वीडियो तो आपने देख ही ली होगी, मेरे उम्मीद है। नहीं देखी है तो भाई देख लीजिए। मेरा तो कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे तो सैलरी मिल रही है गवर्नमेंट से। और आप नहीं देखेंगे, आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत कम वीडियोस में आपसे ना लाइक शेयर सब्सक्राइब के लिए इसलिए नहीं कहती, क्योंकि मुझे गवर्नमेंट से सैलरी मिल रही है। और आप देख लीजिए तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। पोर्टमेंटो, ओरिजिन ऑफ द टर्म। इस शब्द का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, जन्म कहाँ से हुआ है। अ पोर्टमेंटो इज़ अ लिटरेरी डिवाइस। एक पोर्टमेंटो क्या है, एक साहित्यिक तकनीक है इन विच जिसमें के 2 और मोर वर्ड्स, 2 या 2 से ज़्यादा शब्द आर ब्लेंडेड टुगेदर, साथ में जोड़ दिए जाते हैं टू फॉर्म अ न्यू वर्ड, एक नया शब्द बनाने के लिए, दैट कैरीज अ सिमिलर मीनिंग, जिसका के वैसा ही अर्थ होता है। अच्छा, इसका स्मॉग, अच्छा आगे आ ही रहा है। चलिए मैं वैसे पहले भी मैं पोर्टमेंटो के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ, जो पिछला वाला वीडियो मैंने आपको बताया ना, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का मैंने अलग से अपलोड किया था। इन सारी यूनिट्स पर, ज़्यादातर यूनिट्स पर मैं अपलोड कर चुकी हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 1-2 यूनिट रह गई हैं भाई, तो अभी कर दूँगी जब भी वक्त मिलेगा। तो क्या है, 2 शब्द मिला देते हैं और उन दोनों शब्दों को मिला के एक शब्द बना दिया, 2 या 3 शब्दों को मिला के, और मीनिंग वही रहता है ना। दैट कैरीज अ सिमिलर मीनिंग, जिसका समान अर्थ रहता है एज द ओरिजिनल वर्ड, जो कि मूल शब्दों का था। कन्वेज माने जो बताते हैं, ओरिजिनल शब्द जो मीनिंग बताते हैं वही शब्द, यही इस शब्द का मीनिंग होता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, द वर्ड स्मॉग, जो शब्द स्मॉग है, इज़ अ ब्लेंडिंग ऑफ 2 ओरिजिनल वर्ड्स। ये मिश्रण है 2 मौलिक शब्दों का, स्मोक एंड फॉग, यानी धुआं और फॉग माने कोहरा, विच कैरीज द ओरिजिनल मीनिंग। तो अब जब हम स्मॉग बोलते हैं तो इसमें स्मोक का मीनिंग भी रहता है, फॉग का मीनिंग भी रहता है। ये सर्दियों में बहुत आपको देखने को मिलता है। सर्दियों में क्या है, हवा थोड़ी डेंस हो जाती है, घनी हो जाती है, तो जो धुआं नीचे से निकलता है वो ऊपर नहीं जाता, ऊपर से कोहरा होता है, तो धुआं और कोहरा दोनों मिलके स्मॉग बन जाता है वहाँ पर। ओरिजिनल मीनिंग ऑफ द 2 वर्ड, तो इन दोनों शब्दों का ओरिजिनल मीनिंग इसमें रहता है। इन लिंग्विस्टिक्स, यानी भाषा विज्ञान में, अ पोर्टमेंटो वर्ड इज काउंटेड एज अ सिंगल मॉर्फीम। इस पोर्टमेंटो वर्ड को एक सिंगल मॉर्फीम भी कहा जाता है। लीविस कैरोल प्रोपाउंडेड द टर्म पोर्टमेंटो। अच्छा, ये मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाले वीडियो में भी बताया था, ये आपको याद रखना है कि ये जो पोर्टमेंटो शब्द है, ये दिया किसने था, तो ये लीविस कैरोल ने दिया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है। वर्ड्स इन हिज नॉवल थ्रू द लुकिंग ग्लास एंड वॉट एलिस फाउंड देयर वेयर हम्टी डम्टी डिस्क्राइब द मीनिंग, जहाँ पर के हम्टी डम्टी वर्णन करता है मीनिंग का, ऑफ स्लिदी एंड मिम्सी। स्लिदी और मिम्सी, इन दोनों वर्ड्स के मीनिंग देखिए मैंने थोड़ा नीचे यहाँ पर लिखे हुए हैं, अब आपको दिख रहा होगा शायद, ये तो कैमरे को, ठीक है दिख रहा होगा। तो स्लिदी और मिम्सी पोर्टमेंटो वर्ड्स को यहाँ एक्सप्लेन करता है हम्टी डम्टी। तो स्लिदी किससे बना है, स्लिदर है ना, या स्लिमी। स्लिमी माने कीचड़ से भरा हुआ, स्लाइम कीचड़ होता है, SLIME, स्लाइम होता है कीचड़, और स्लिमी माने कीचड़ से भरा हुआ। और लिथ का मतलब होता है थिन, सपल और ग्रेसफुल, यानी चिकना, पतला, और मतलब जो देखने में अच्छा लगता है, चमकदार होता है। तो कीचड़ से भरा हुआ, और कीचड़ भी तो चमकती रहती है ना, तो वैसा स्लिदी का मतलब हुआ जो कीचड़ से भरा हुआ और चमकदार है, पतला है, दिख रहा है। और मिम्सी वर्ड है, मिम्सी 2 शब्दों से बना है, मिजरेबल और फ्लिम्सी। तो मिजरेबल तो आप जानते ही हैं कि भाई परेशान और बेचारा सा, गरीब सा, और फ्लिम्सी माने अनसब्सटेंशियल होता है, मतलब जिसमें कुछ है ही नहीं, है ना, तो खाली खाली सा। तो मिम्सी का मतलब मिजरेबल और फ्लिम्सी, इन दोनों से मिलके बना। तो ये पोर्टमेंटो वर्ड्स हैं जो वहाँ पर प्रयोग किए गए हैं। पोर्टमेंटो वर्ड इन अ वर्क ऑफ लिटरेचर
यानी एक साहित्यिक रचना में पोर्टमैंटो शब्द ग्रैस्प्स द अटेंशन यानी ध्यान खींचता है, एज वेल एज द इंटरेस्ट, साथ में रुचि को खींचता है ऑफ द रीडर्स, पाठकों की। इट एनकरेजेस ये प्रोत्साहित करता है द लिंग्विस्टिक क्रिएटिविटी भाषाई रचनात्मकता को ऑफ द ऑथर लेखक की। इन द कैनन ऑफ लिटरेचर यानी कैनन माने नियम, साहित्यिक नियमों में चार्ल्स डिकेंस इज नोन फॉर हिज कोइनेज ऑफ पोर्टमैंटो नेम्स फॉर हिज कैरेक्टर्स। यानी चार्ल्स डिकेंस क्या है, पोर्टमैंटो नेम्स बनाते हैं, अपने कैरेक्टर्स के नाम बनाते हैं जो कि पोर्टमैंटो होते हैं, दो शब्दों से मिलके बनते हैं। कन्वेइंग द क्वालिटीज़ ऑफ देयर पर्सनैलिटी, जिसमें कि उनकी पर्सनैलिटी की क्वालिटीज़ भी देखने को मिलती हैं। अ कैरेक्टर नेम्ड मिस्टर टकिंगहॉर्न, एक कैरेक्टर हैं, ब्लीक हाउस उनका नॉवल है चार्ल्स डिकेंस का, तो उसमें एक कैरेक्टर का नाम है मिस्टर टकिंगहॉर्न। तो ये किससे मिलकर बना है, इज़ अ ब्लेंडिंग ऑफ टू टर्म्स, दो शब्दों से मिलकर बना है, टकिंग एंड हॉर्न। टकिंग मोटा, हॉर्न भोंपू है ना, मोटा भोंपू, तो मिला के तो ये साहब हैं भी कुछ ऐसे ही। टकिंग हॉर्न जो कैरेक्टर हैं ये मोटे और भोंपू मतलब बकवास करने वाले इस तरीके के कैरेक्टर हैं। डिफरेंस बिटवीन अ पोर्टमैंटो एंड अ कंपाउंड वर्ड, तो कंपाउंड वर्ड भी ऐसा ही होता है जिसमें जो दो शब्दों से मिलके बनता है, और पोर्टमैंटो भी दो शब्दों से मिलके बना है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो ये देखिए, अ पोर्टमैंटो वर्ड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ कंपाउंड वर्ड। एक पोर्टमैंटो शब्द एक संयुक्त शब्द से अलग होता है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, नोटबुक इज़ अ कंपाउंड वर्ड। नोटबुक यानी जिसमें आप लिखते हैं, वो एक कंपाउंड वर्ड है, संयुक्त शब्द है। दैट कैरीज कंप्लीट टू इंडिविजुअल वर्ड्स, जिसमें कि दो इंडिविजुअल वर्ड्स पूरे पूरे आते हैं, लाइक नोट एंड बुक, यानी नोट और बुक पूरे पूरे आए। लेकिन स्मॉग में क्या हुआ, स्मोक आधा काट दिया और फॉग आधा काट दिया, दो शब्दों को आधा आधा काट के तब एक वर्ड बनाया है ना, टू मेक इट कंपाउंड। तो लेकिन कंपाउंड वर्ड में क्या है, शब्दों को काटा नहीं जाता, एज इट इज़, मतलब पूरा उनको लिया जाता है, दोनों को बस जोड़ दिया जाता है। सम मोर कंपाउंड वर्ड्स आर गिवन इन द सक्सीडिंग लाइन, कुछ और कंपाउंड वर्ड्स यहाँ आगे दिए हुए हैं अगले सेंटेंस में, सच एज सुपर हीरो, फुटबॉल, समटाइम्स। तो सुपर और हीरो दो शब्द हैं, फुट और बॉल ये भी दो शब्द हैं, सम और टाइम ये भी दो शब्द हैं। तो ये सब कंपाउंड वर्ड्स हैं, संयुक्त शब्द हैं, एटसेट्रा। द पोर्टमैंटो फॉर द सुपर हीरो कुड बी सुपेरो। तो अगर सुपर हीरो को हम पोर्टमैंटो वर्ड बनाएंगे तो वो सुपेरो बनेगा, है ना। सुपर हीरो तो कंपाउंड वर्ड हुआ जो सुपर और हीरो से मिलके बना है, लेकिन सुपर और हीरो से मिलाकर जब हम पोर्टमैंटो वर्ड बनाएंगे तो वो सुपेरो बनेगा। ठीक है, ये हुआ आपका पोर्टमैंटो। ये थोड़े और एक दो दिए गए हैं। इन द प्रेजेंट एज, यानी वर्तमान युग में, पोर्टमैंटो वर्ड्स आर फ्रीक्वेंटली यूज बाय पीपल। साधारणतया बहुत बार पोर्टमैंटो शब्द प्रयोग किए जाते हैं लोगों के द्वारा। अ लिस्ट ऑफ पोर्टमैंटो वर्ड्स इज गिवन बिलो, थोड़े से ये शब्द और हैं, जैसे एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, दोनों को मिला के एडुटेनमेंट वर्ड बहुत यूज़ होता है। मेडिकल और केयर, मेडिकेयर वर्ड बहुत यूज़ होता है। कैमरा और रिकॉर्डर, इसको मिला के कैमकॉर्डर बनता है। आईपॉड और ब्रॉडकास्टिंग, इसको मिला के पॉडकास्टिंग बनता है। ठीक है, अब यहाँ लास्ट जो टर्म है आपका वो प्रोलोग है। इसको भी इसी में कर दें, अब अलग से क्या वीडियो बनाएंगे। एपीलॉग पर तो पहले ही अपलोडेड है, और पहले तो क्या है, मैंने एक एक टर्म पर एक एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन अब क्या करें, जल्दबाजी करनी पड़ रही है थोड़ी सी। तो प्रोलोग जैसा एपिलोग का अपोजिट है। प्रोलोग जो वीडियो अपलोड किया था वो अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा कि ड्रामा के शुरुआत में, ड्रामा कभी कभी नॉवल की शुरुआत में एक स्पीच होता है जो कि ये बताता है कि यहाँ इस ड्रामा में क्या होने वाला है। तो एक तरीके से एक भूमिका बता देता है, फोर शेडोइंग का काम करता है। तो एपिलॉग एक ड्रामा, सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको। प्रोलोग, ये काम तो प्रोलोग का है जो अभी मैंने बताया। एक तो आजकल दिमाग और आँखें सब गड़बड़ कर रही हैं। एपिलॉग बाद में बोला जाता है, लास्ट में बोला जाता है, एक मतलब कंक्लूडिंग स्पीच होता है।
जैसे कि रोजालिंड ने बोला है एज यू लाइक इट के एंड में एपिलॉग बोला है रोजालिंड ने, और लोगों से कहा है कि भाई इस ड्रामा को देखने आना, बार बार देखने आना। प्रोलॉग क्या है, शुरुआत में बोला जाता है, जो कि अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और ये आपने बहुत अच्छा प्रोलॉग था जो डॉक्टर फॉस्टर्स का था, है ना, मैंने अपलोड किया है, आपने शायद देखा हो। तो वहाँ पूरा डॉक्टर फॉस्टर्स के बारे में शुरुआत में बता दिया जाता है कि कहाँ पैदा हुआ और कैसी एजुकेशन रही, कितना ब्रिलियंट था वो पढ़ने में, और फिर उसने कुछ ऐसा किया कि भाई उसका पतन हो गया, उसका विनाश हो गया। तो ये सब कुछ प्रोलॉग में बता दिया जाता है। चलिए देखते हैं मीनिंग एंड ओरिजिन ऑफ द टर्म, यानी इस शब्द का अर्थ और इसका जन्म कहाँ से हुआ। अ शॉर्ट इंट्रोडक्टरी स्पीच, एक छोटा सा परिचयात्मक स्पीच है। ऑफन इन वर्स, अक्सर वो काव्य के रूप में होता है। एड्रेस, संबोधित किया जाता है। टू द ऑडियंस, यानी जो ऑडियंस है, दर्शक हैं, उनको बाय एन एक्टर, एक अभिनेता के द्वारा। एट द बिगनिंग, शुरुआत में। ऑफ अ लिटरेरी वर्क, एक साहित्यिक रचना के। लाइक ड्रामा और नॉवेल, जैसे कि नाटक या फिर उपन्यास। इज कॉल्ड अ प्रोलॉग, उसको प्रोलॉग कहा जाता है। द वर्ड प्रोलॉग ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्रोलोगोस, तो ये शब्द यूनानी शब्द प्रोलोगोस से आया है, विच मीन्स बिफोर वर्ड, जिसका मतलब होता है पहले का शब्द। प्रोलॉग टेल्स अस अ चेन ऑफ इवेंट्स, प्रोलॉग हमको एक चेन बताता है, एक मतलब क्रम बताता है। ऑफ इवेंट्स माने घटनाओं का। दैट अकर्ड, जो हुई। बिफोर द मेन इवेंट्स, मुख्य घटनाओं के पहले। इट इज़ एन इंट्रोडक्टरी सीन, ये एक शुरुआती दृश्य होता है। प्रिसीडिंग द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा, जो कि ड्रामा के पहले एक्ट से पहले होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोलॉग इन लिटरेचर, साहित्य में प्रोलॉग का महत्व। The role of prologue in ancient Greek literature has been of utmost importance, तो प्रोलोग का महत्व यूनानी साहित्य में बहुत ज़्यादा रहा है। The prologue introduces the story of a drama to the audience, प्रोलोग नाटक की कहानी का परिचय करवाता है ऑडियंस से, यानी दर्शकों से। इट्स मेजर माइनर कैरेक्टर्स, उसके मुख्य और जो गौड़ पात्र हैं, यानी सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं। मेन कॉन्फ्लिक्ट्स, मुख्य घटनाएं, मुख्य संघर्ष। टोन, यानी उसका जो लहजा है। थीम है, जो विषय वस्तु है, एट्सेट्रा, इन सब का परिचय कराता है। अ प्रोलॉग नॉट ओनली इंट्रोड्यूसेस द इवेंट्स ऑफ द पास्ट, प्रोलॉग न केवल अतीत की घटनाओं का परिचय कराता है, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम गिव्स अस अ हिंट फॉर द फ्यूचर इवेंट्स, साथ ही हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं का एक इशारा भी देता है। द प्रोलॉग वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन ग्रीक लिटरेचर, प्रोलॉग पहले लागू किया गया यूनानी साहित्य में एज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्ले, नाटक के एक मुख्य और महत्वपूर्ण भाग के रूप में। यूरिपिडीज इज कंसिडर्ड द पायोनियर ऑफ द प्रोलॉग, यूरिपिडीज को अग्रेता माना जाता है, यानी कि जिसने पहले प्रयोग किया प्रोलॉग को इन ग्रीक लिटरेचर, यूनानी साहित्य में। ही फॉर द फर्स्ट टाइम एडेड अ प्रोलॉग, उसने पहली बार प्रोलॉग जोड़ा टू हिज ड्रामाज, अपने नाटकों में। एज एन इंट्रोडक्टरी सेक्शन, एक परिचयात्मक भाग के रूप में। फॉर द पास्ट इवेंट्स विच विल लीड टू द फ्यूचर इवेंट्स, यानी उन अतीत की उन घटनाओं के लिए जो कि भविष्य की घटनाओं की तरफ ले जाती हैं। द लैटिन ड्रामाटिस्ट, लैटिन नाटककार। प्लॉटस, लैटिन मतलब आप कह सकते हैं रोमन जो नाटककार हैं, प्लॉटस। ऑल्सो रोट मोर एलेबोरेटेड प्रोलॉग्स देन ग्रीक्स, उन्होंने तो ग्रीक्स से भी ज़्यादा अच्छे बड़े प्रोलॉग्स लिखे हैं। हिज प्रोलॉग्स वर अप्रिशिएटेड फॉर देयर रोमांटिक क्वालिटी, उनके प्रोलॉग्स को अप्रिशिएट किया गया, तारीफ़ की गई उनकी रोमांटिक क्वालिटी के लिए। एंड परफॉर्म्ड ऑन द स्टेज बाय अदर एक्टर्स देन इन द ड्रामा, और वो जो लोग एक्टिंग करते थे, ड्रामा को परफॉर्म करते थे, उनके अलावा दूसरे एक्टर्स के द्वारा ये प्रोलॉग बोले जाते थे। द अर्ली इंग्लिश ड्रामेटिस्ट, शुरुआती जो अंग्रेजी नाटककार थे, ग्रेटली एडमायर्ड, उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की द ट्रेडिशन ऑफ द प्रोलॉग ऑफ ग्रीक एंड लैटिन, यानी यूनानी और रोमन जो प्रोलॉग्स थे उनकी परंपरा की तारीफ़ की, कि मतलब उनको फॉलो किया, उनका अनुकरण किया। तो मैंने जैसा आपको बताया कि क्रिस्टोफर मार्लो ने डॉक्टर फॉस्टर्स में इतना अच्छा प्रोलॉग लिखा है,
तो आप वहाँ से कोट कर दीजिएगा। जिन लोगों को और बड़ा चाहिए ये आंसर, वो कोट कर दें उसको और डिटेल में बता दें, तो उनका आंसर और भी बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अरे भाई, ढंग से दिख नहीं रहा होगा आपको यहाँ। चलिए, अब दिख रहा होगा। थोड़ा सा बुक की जिल्द मैंने हटा दी, फट तो गई है थोड़ी सी, चलो, लेकिन दिख रहा होगा अब। एग्जाम्पल्स इन लिटरेचर, यानी साहित्य में कुछ उदाहरण। वो तो एक उदाहरण जो मैंने आपको बताया है डॉक्टर फॉस्टर्स का, आप प्रोलॉग का मैंने वीडियो भी वहाँ अलग से अपलोड किया हुआ है। डॉक्टर फॉस्टर्स के 2 वीडियो हैं प्रोलॉग के, एक हिंदी में एक इंग्लिश में, तो वो आप ज़रूर देख लीजिए जिन लोगों को ये और भी बड़ा आंसर चाहिए, और वो आप ज़रूर इसमें ऐड कर दें, क्योंकि यहाँ जो एग्जाम्पल दे रखा है वो रोमियो जूलियट का दे रखा है। देयर आर वेरियस फेमस प्रोलॉग्स, यानी बहुत सारे प्रसिद्ध प्रोलॉग हैं रिटन, जो कि लिखे गए हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम बाय ड्रामेटिस्ट फॉर देयर लिटरेरी वर्क, यानी अलग अलग वक्त पर अलग अलग नाटककारों के द्वारा अपनी साहित्यिक रचनाओं के लिए। द फेमस एलिजाबेथन ड्रामेटिस्ट विलियम शेक्सपियर रोट अ वेरी फेमस प्रोलॉग, यानी जो प्रसिद्ध नाटककार विलियम शेक्सपियर है उसने बहुत प्रसिद्ध प्रोलॉग लिखा है इन द फॉर्म ऑफ अ सोनेट, एक सोनेट के रूप में, टू इंट्रोड्यूस हिज रोमन ट्रेजेडी रोमियो एंड जूलियट। तो उनकी रोमन, क्या इसको रोमांटिक कर लीजिएगा, रोमांटिक ट्रेजेडी है रोमियो एंड जूलियट, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए उसका प्रोलॉग लिखा है। ही राइट्स, उन्होंने लिखा है, फ्रॉम फोर्थ द फेटल, देखिए कितना अच्छा एलिट्रेशन भी है यहाँ, फ्रॉम फोर्थ द फेटल लॉइंस ऑफ दीज टू फोज अ पेयर ऑफ स्टार क्रॉस लवर्स टेक देयर लाइफ whose misadventured piteous overthrows doth with their death bury their parents' strife। मीनिंग कुछ समझ में आया? नहीं आया। फ्रॉम फोर्थ द फेटल, फेटल मने तो वही खतरनाक होती हैं, लॉइंस वैसे तो कमर बोलते हैं, आप यहाँ बॉडी बोल सकते हैं, ऑफ दीज टू फोज, इन 2 शत्रुओं के, यानी इन 2 शत्रुओं के शरीर से, क्योंकि माता पिता से ही तो बच्चे पैदा होते हैं, तो इन 2 शत्रुओं के शरीर से अ पेयर, एक जोड़ा पैदा हुआ, ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स, यानी ऐसे प्रेमियों का जिनके स्टार्स आपस में टकराते थे, यानी सितारे मिलते हैं, कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं ना, जहाँ कुंडलियाँ मिलती हैं तो उनकी शादियाँ की जाती हैं, कुंडली नहीं मिलती तो उनकी शादी नहीं करी जाती। तो स्टार क्रॉस लवर्स यानी ऐसे प्रेमी जिनके के सितारे आपस में टकरा रहे थे, यानी उनका मिलन नहीं हो सकता था। टेक देयर लाइफ, यानी वो पैदा हुए, इन 2 शत्रुओं के घर 2 बच्चे पैदा हुए, एक के घर लड़का, एक के घर लड़की, और तो इनके ख़तरनाक शरीरों से, इन 2 शत्रुओं के ख़तरनाक शरीरों से ये 2 स्टार क्रॉस लवर्स पैदा हुए। हुज मिस एडवेंचर्ड पिटियस ओवरथ्रोज, यानी उनका मिस एडवेंचर्ड यानी कि ख़तरनाक और परेशानियों से भरा हुआ, दुख से भरा हुआ जो उनका अफेयर था, डथ विद देयर डेथ बरी, तो उनकी मौत के साथ दफना दिया देयर पेरेंट्स स्ट्राइफ, अपने माता पिता के झगड़े को, यानी उनके बाप के बीच में झगड़ा था, दोनों के माता पिता के बीच में झगड़ा था, दोनों फैमिलीज़ के बीच में झगड़ा था, वो कब ख़त्म हुआ? जब ये दोनों प्रेमी मर गए। और ऐसी कई सारी वो हैं फिल्में आपने देखी होंगी, अब मुझे याद नहीं आ रही इस वक्त कोई, शायद, हाँ चलो छोड़ो। अरे बड़ी एक बताए बिना रहा नहीं जा, जूही चावला और आमिर खान की थी, उसमें वो मर जाते हैं एंड में, बड़ा अच्छे से गाने भी थे उस फिल्म के, नाम नहीं याद आ रहा। खैर आप लोगों ने देखी होगी, जूही चावला आमिर खान की फिल्म थी, शायद पहली ही फिल्म थी दोनों की, और उसमें वो मर जाते हैं। तो इसी तरीके से रोमियो एंड जूलियट भी मर जाते हैं और उनकी फैमिलीज़ के बीच में जो दुश्मनी थी वो फिर ख़त्म हो जाती है। हियर इन द प्रोलॉग द ड्रामेटिस्ट क्लियरली स्टेट्स दैट द इल फेटेड लवर्स, यहाँ ड्रामेटिस्ट क्लियरली स्पष्ट रूप से कह रहा है कि दुर्भाग्य से भरे हुए मीन्स ये जो बदनसीब प्रेमी थे विल कमिट सुसाइड, वो क्या है, आत्महत्या करेंगे, एंड दिस विल एंड, और इससे ख़त्म हो जाएगी द फाइटिंग, लड़ाई बिटवीन देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता के बीच की। तो ये प्रोलॉग में बता दिया गया एक तरीके से। तो ठीक है, ये आपके लिटरेरी टर्म्स ख़त्म हुए 3rd यूनिट के। अब 4th यूनिट के, और मैं कोशिश करती हूँ, अलीगढ़ वालों का तो 3 तारीख का एग्ज़ाम है, अब अगर मैं कितनी भी कोशिश करूँ तो नहीं कर पाऊँगी 4th यूनिट को, कोशिश देखूँगी कल कितना कर पाती हूँ। और ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। शुक्रिया।